तो 2 हफ्ते के लंबे इंतज़ार के बाद फाइनली वन पीस मांगा चैप्टर 1047 आ चुका है। तो आओ उसके बारे में बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ मोमोनोसुके से। चैप्टर में वो कहता है कि वो फ्लेम क्लाउड्स नहीं बना पा रहा, और पिछले चैप्टर में ही हमने देखा था काइडो कह रहा था कि ओनिगाशिमा गिरने वाला है फ्लावर कैपिटल के ऊपर, और अब काइडो के क्लाउड्स भी कम ही बचे ओनिगाशिमा पे, तो वो जल्द ही गिर जाएंगे फ्लावर कैपिटल के ऊपर। और मोमोनोसुके तो फ्लेम क्लाउड्स बना नहीं पा रहा, तो इसलिए काफ़ी टेंशन में होता है मोमोनोसुके। और वो हमें उसका पास दोबारा देखने को मिलता है, फ्लैशबैक थ्योरी वाला जो सारा सीन था टोकी वाला, वो सब हमें दोबारा देखने को मिलता है, जो कि हमें एक चीज़ बता रहा था कि मोमोनोसुके अभी छोटा बच्चा ही है। भले ही उसको ड्रैगन वाली पावर मिल गई हो, लेकिन अभी भी वो वही वाला क्राई बेबी है जो पहले 20 साल आगे जाने से भी डर रहा था और बहुत ज़्यादा रो रहा था। बट स्टिल, बेशक वो बच्चा है या नहीं है, बट है तो वो चूतिया। भला यार जुनेशा को कहे कि वर्ल्ड गवर्नमेंट वाली शिप्स डिस्ट्रॉय कर, और जल्दी से उसको जुनेशा को ऑर्डर देना। जुनेशा आया इसलिए इसके लिए फ़ाइट करने, तो जुनेशा को तो ऑर्डर दे ही सकता है ना अगर बच्चा है, लेकिन वो तो ये भी नहीं कर रहा। हमें लूफी वर्सेस काइडो की फाइट कंटिन्यू होते हुए दिखती है, जहाँ पे काइडो लूफी को कहता है कि गोल्डी रॉजर के पास भी कोई डेविल फ्रूट नहीं था, लेकिन उसने फिर भी सी कॉन्करर किया। इसका मतलब एक स्ट्रॉन्ग डेविल फ्रूट होने का ये मतलब नहीं होता कि कोई इंसान स्ट्रॉन्ग है। काइडो ने लूफी को बात अब इसलिए कही क्योंकि शायद वो रियलाइज़ कर चुका है कि लूफी का डेविल फ्रूट कुछ स्पेशल है और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और शायद जल्द ही काइडो ये भी रियलाइज़ कर ले कि लूफी ही जॉय बॉय है। मे भी शायद काइडो जल्द ही रियलाइज़ कर ले, और शायद हमें आगे जाके भी यही देखने को मिल जाए जब लूफी की ब्लैकबर्ड से फाइट हो और ब्लैकबर्ड गुरा गुरा नोमी यूज़ कर रहा हो, तो लूफी उसको ये बताए कि स्ट्रॉन्ग डेविल फ्रूट होने का मतलब ये नहीं होता कि सी कॉन्करर कर जा सकता है वगैरह वगैरह। तो शायद यही ताना लूफी आगे जाके ब्लैकबर्ड को भी मार। हाँ, लूफी काइडो की फाइट से हमें एक चीज़ और भी समझ आई कि लूफी जिस चीज़ के भी पास जा रहा है और उसको टच कर रहा है वो चीज़ रबर बनी जा रही है। जैसे जब काइडो ने लूफी को अटैक करके ज़मीन पे मारा था, तो ज़मीन भी नीचे की तरफ झुक, मतलब रबर जैसी बन गई थी। और फिर जैसे ही लूफी ने काइडो को टच किया, एक आप स्क्रीन पे देख सकते हो, जब लूफी ने काइडो को पकड़ा तो काइडो की बॉडी भी रबर जैसी बन। इसका मतलब ये कि लूफी जिस चीज़ को भी टच कर रहे हैं, जिस चीज़ के भी पास जा रहा है, वो सारी चीज़ें रबर बन रही है। लूफी को उनको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही रबर। बाकी इनका फाइट का एंड तो होता है जब लूफी आसमान में जाता है और एक बहुत बड़ा सा पंच बना के नीचे को लाता है, और उस वक्त पे मोमोनोसुके उसको रोकता भी है कि रुक जाओ लूफी, ये तो पूरा ओनिगाशिमा ही डिस्ट्रॉय कर देगा। अब मुझे यहाँ पे एक चीज़ ऐसा फील हो रही है कि हो सकता है मोमोनोसुके अब, क्योंकि वो फ्लेम क्लाउड्स तो बना नहीं पा रहा और जो ओनिगाशिमा पे लोग हैं उनको नीचे भी तो लाना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मोमोनोसुके अपने ड्रैगन के ऊपर जितने भी लोग हैं उनको बिठा के नीचे लाने की कोशिश कर सकता है। हो सकता है मोमोनोसुके एक आराम आराम से अपने ऊपर बहुत सारे लोगों को बिठा ले और उनको नीचे की तरफ रख दे, जिसके बाद लूफी अगर ये पंच काइडो को मार देता है सक्सेसफुली, तो काइडो को एक बहुत बड़े वाला डैमेज भी मिलेगा, और साथ ही साथ ओनिगाशिमा भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और ओनिगाशिमा डिस्ट्रॉय होगा तो फ्लावर कैपिटल के ऊपर गिरने का तो खतरा ही नहीं रहेगा। तो यहाँ पे हम एक ऐसा सिनेरियो देखने को मिल, वो डिपेंड करता है मोमोनोसुके की स्पीड में, लेकिन शायद लूफी को अपना ये वाला पंच नीचे लाने में टाइम लगे। हमने देखा है जब भी लूफी अपने पंच को बड़ा करके नीचे लाने की कोशिश करता है तो उसको टाइम लगता है, और ये तो फिर भी बहुत बड़े वाला पंच है, तो इसको लाने में थोड़ा टाइम तो ज़्यादा लगेगा। और शायद उसी टाइम में मोमोनोसुके अपने ड्रैगन के ऊपर लोगों को बिठा के नीचे की तरफ। फ्लावर कैपिटल से रिलेटेड बात चल रही है, तो इस चैप्टर में हमें फ्लावर कैपिटल में लोग भी देखने को मिलते हैं जो विशेष कर रहे होते हैं, और ऊपर अपना जो भी उछाल रहे होते हैं जिसमें उन्होंने विशेष की हुई है। उसी से हमें एक छोटा सा सीन भी देखने को मिलता है जहाँ पे हम देख सकते हैं कि ओनिगाशिमा अब बहुत ज़्यादा करीब आ चुका है फ्लावर कैपिटल। हमें हियोगुरो वाले लोग भी देखने को मिलते हैं, सारे स्लेव्स, वो लोग लूफी के लिए कुर्बान होने को तैयार हो रहे होते हैं। वहाँ पे किड का रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा मस्त था, और वो लोग बिल्कुल रेडी हैं लूफी की खातिर मरने के लिए। वहाँ पे मैंने 2 लोग देखे, आपने भी देखे होंगे। अगर आप इन दोनों को देखो, एक तो जोरो जैसा लग रहा है, और जो दूसरा है वो जो आपको याद होगा फिशमैन आइलैंड में 2 जोरो के दोस्त से आए थे, उसमें से एक था जॉनी नाम थे, बिली पता नहीं कुछ तो ऐसे ही था, एक वो वाला मुझे लग रहा है, उस तरह के इनकी शक्लें हैं। मैं यही बोल सकता हूँ इस चैप्टर के बारे में, इससे ज़्यादा मेरे पास इस चैप्टर के लिए बोलने को कुछ है नहीं। बस एक काइडो की अवेकनिंग से रिलेटेड प्रिडिक्शन लगाई जा सकती थी, जो मैं पिछली वीडियो में ऑलरेडी कर चुका हूँ, और उस पर व्यूज़ बहुत ज़्यादा कम है। तो यार अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो तो जाके ज़रूर देख लो प्लीज़। और
इस चैप्टर में आर्ट तो अच्छी थी, पैनल्स जैसे ठंडर बागुआ वाला जो था और भी पैनल्स तो सब कमाल के थे। तो ओवरऑल ये चैप्टर अच्छा था पर बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं था, एक नॉर्मल सा चैप्टर था। बाकी अब आप बताओ आपको वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके बताना कि क्या आपको लगता है कि मोमोनोसुके अपने ड्रैगन के ऊपर लोगों को बिठाएगा और फिर उनको नीचे की तरफ छोड़ेगा। आपका इस सब के बारे में क्या ओपिनियन है कमेंट में बता देना। नीचे जा ही रहे हो तो लाइक भी कर दो और सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दो। I'll see you guys in the next video. Till then, peace out.